बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। हमने एक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी और इस दफ़ा का आइडिया ये था कि ये पब्लिक की अवेयरनेस के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MBBS के जो जिसमें आई पढ़ाई जाती है उसके हवाले से भी ना हमने इसमें कुछ मटेरियल शामिल किया था। तो हम इस पर स्टडी कर रहे थे कि जो सफ़ेद मोतिया होता है, कैटरेट का पेशेंट होता है, तो वो पिछली वीडियो में हमने उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी कि वो क्या कंप्लेंट करता है और डॉक्टर के पास आता है, उसकी कौन सी जिस्मानी बीमारियां उस मोतिये के लिए और मरीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं और डॉक्टर उससे क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन से टेस्ट करता है और अल्टीमेटली मरीज़ को एडवाइस कर दिया जाता है कि आप सर्जरी करवा लें। तो इस सर्जरी से आगे हमने स्टार्ट करना था। तो सर्जरी से पहले पेशेंट का डेफिनेटली हम ये हमारी एडवाइस होगी पेशेंट को कि पेशेंट जो है वो हर तरीके से मैनेज हो, साफ़ सुथरा हो, नहाया धोया हो, कम से कम साबुन से मुंह हाथ धोया हो, डर्टी ना हो, उसका कंसेंट लिया जाए, उसको दवाई जो हम डालते हैं ये पिछली व्लॉग में हम बता चुके हैं, वो करने के बाद हम मरीज़ को शिफ्ट करते हैं कि इसको थिएटर में शिफ्ट करते हैं। अब मरीज़ 2-3 किस्म के हो सकते हैं। मसलन बच्चे का मोतिया बच्चों में भी हो सकता है। बच्चे का मोतिया है तो उसके लिए डेफिनेटली बच्चा जो है वो ऑपरेट करवाने के लिए उसको हमें बेहोशी वाला इंतज़ाम करना पड़ेगा और बेहोशी की जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं बच्चे के लिए करनी है। दूसरा वो है जो बच्चा नहीं है लेकिन वो इतना फोबिक है थिएटर के माहौल से, बेशक वो बड़ा आदमी है, तो उसके लिए भी हम बेहोशी का इंतज़ाम करेंगे। तीसरा वो है जो अडल्ट हैं और दे आर हैप्पी पेशेंट और कोऑपरेटिव हैं और उनको कोई इशू नहीं है, तो उनको हम वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो पेशेंट को हम शिफ्ट करेंगे थिएटर में। इधर एक बात बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हकीम और डॉक्टर अल्लाह ही है। डॉक्टर को एजुकेटेड होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, जो उसकी एजुकेशन है उसका स्किल आना चाहिए और उसके साथ साथ ईमानदारी होनी चाहिए। तो वो पेशेंट को रिज़ल्ट कौन से मिलेंगे? पेशेंट खुद दुआ कर रहा होता है जब लेटा होता है, जो बेहोश नहीं होता। बेहोशी से पहले वाला भी नफल वगैरह सारी चीज़ें अल्लाह से दुआ करके तौबा तैब होके आता है। दूसरा जो है डॉक्टर खुद भी वो दुआ कर रहा होता है और डॉक्टर उस दिन रिलैक्स आता है, घर में लड़ के नहीं आता, रास्ते में किसी से नहीं लड़ता, चिंची वाले से भी नहीं लड़ता, बिल्कुल रिलैक्स होके आता है कि मैंने ऑपरेट करना है और मेरा एड्रेनालिन लेवल ठीक होना चाहिए और मुझे रिलैक्स होना चाहिए, मेरे ट्रेमर्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पी होनी चाहिए। रिलैक्स, पेशेंट भी और डॉक्टर भी दोनों रिलैक्स हैं, दोनों दुआएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन फैमिलीज़ का वो पेशेंट है वो भी बेहद दुआएं कर रहे होते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका पूरा रिजल्ट जो है मरीज़ का वो इन सब चीज़ों को मिला के है। डॉक्टर की दुआएं, मरीज़ की दुआएं, उसके अटेंडेंट्स की दुआएं, डॉक्टर की रिलैक्सेशन, मरीज़ की रिलैक्सेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, रूम टेम्परेचर, सारी चीज़ें कैसी हैं, क्या है, तो सारी चीज़ें मरीज़ की बीमारियां जो उसको लाक होती हैं जिस वजह से कैटरेक्ट हो सकती है वो सारी शामिल करके एट द एंड उसको रिजल्ट मिलता है। कैसे लेंस तो ज़ाहिर ऑप्शनल होता है, सस्ते भी, महंगे भी, दरमियाने भी, बहुत अच्छे भी, हर तरह के वो मरीज़ की अफोर्डिंग के मुताबिक वो मैनेज किए जाते हैं। अब मरीज़ को जब ले गए, वो एक मैंने बताया कि बेहोशी में करना है, वो तो एक अलग सेगमेंट हो जाता है बेहोशी वाले डॉक्टर का। दूसरा है उसको हमने बेहोशी के बगैर ऑपरेट करना है। बेहोशी के बगैर हम उसको सिर्फ कतरे डाल के ऑपरेट कर सकते हैं, जो एक हमारी स्टडी है, मेरी ही स्टडी है कि पेशेंट की सेटिस्फैक्शन टीके के साथ है बगैर टीके, तो वो मेजॉरिटी पेशेंट की जो 95% पेशेंट कह देते हैं हमें टीके के बगैर ऑपरेट कर, तो हो जाता है। हम कतरे डालते हैं और आराम से मरीज ऑपरेट हो जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस ऑलमोस्ट नहीं है। दूसरा ये कि आप उसको इंजेक्ट कर दें, ज़ाइलोकेन या लिग्नोकेन, पेरिबल्बर, रेट्रोबल्बर, कहीं भी आप इंजेक्ट कर देते हैं। फेशियल तो आजकल हम नहीं लगाते, तो मरीज़ की आँख को सुन करने के लिए, तो इनकी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। निडल कहीं और जा सकती है, बेहोशी की जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जब हमने उसको ऑपरेट करना शुरू करना है तो फिर उसको हम समझते हैं कि टेबल पे क्या हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी और पब्लिक के लिए बहुत अहम पॉइंट है।
टेबल पे जब हम उसको इंसियन देते हैं तो एरस प्रोलैप्स हो सकती है, यानी अंदर काला टिश्यू बाहर आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आई का प्रेशर इतना हो सकता है कि सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो सकती हैं, निकल सकती हैं। तो ये हो गई। अब जब हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, हमने रैक्सेस की, उसमें ब्लू डाली और उसमें स्टेन करके कैप्सूल काटा, न्यूक्लियस काटा, फेको से हम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा कैप कर रहे हैं, उसकी फिर अपनी कॉम्प्लिकेशन टेबल पे हो सकती हैं। यानी जिस मोतिये को हमने पिघला के निकालना है या वैसे निकालना है तो उसका एक पार्ट जो पोस्टीरियर कैप्सूल है वो हमने रिटेन रखना है, इसलिए उसके ऊपर हमने लेंस डालना है। हम फेको से कर रहे हैं या दूसरे तरीके से कर रहे हैं। फेको से हम स्टिचलेस सर्जरी जिसको हम कहते हैं ना, फेको है, वो कर रहे हैं। वो कैप्सूल टूट सकता है बास का। अगर वो कैप्सूल टूट जाए तो आपका जो मोतिया है वो पार्शियल या टोटल वो नीचे गिर सकता है, नया मसला शुरू हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये टेबल की कॉम्प्लिकेशंस है, तो बंदे को वो प्रोसीजर रोकना पड़ जाता है। बास का पूरा न्यूक्लियस गिर सकता है और बास का पार्ट गिर सकता है। किसी से भी जो सर्जरी करेंगे, जैसे मैंने कहा सर्जरी कौन कर रहा है, समझे अल्लाह ही कर रहा हो। तो उसके बाद आप फर्ज करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इवेंटफुल सर्जरी हुई है, उसके बाद मरीज़ को हमने हैप्पीली भेज देना है। सब ने, फैमिली ने इकट्ठे होना है, दुआएं, हर चीज़। सबसे पहले वो डॉक्टर को पूछते हैं कैसा हुआ है, तो जैसा हुआ है सही बता देना चाहिए। ऐसा हुआ है, स्टिच लगा है, नहीं लगा, क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन, वन शुड बी क्लियर एट। उसके बाद मरीज़ चला जाता है। अगले दिन हम उसकी पट्टी खोलते हैं, तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग करने के बाद हम पट्टी खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि नज़र कैसी है और आँख कैसी है, और मरीज़ से पूछते हैं दर्द वर्द, अगर दर्द वर्द हुई तो इसका मतलब कोई मसला हो। ये चीज़ें हम कहते हैं कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, यानी हफ्ते के अंदर अंदर, पहले दिन से लेके हफ्ते के अंदर अंदर क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक है वो एंडोथर्माइटिस है, कि मरीज़ को इन्फेक्शन हो गया, लो जी बड़ा अजाब हो गया। इसका एक अलहदा ट्रीटमेंट पे हम वीडियो अलहदा बनाएंगे कि इन्फेक्शन हो गया, एंडोथर्माइटिस हो गई, जिसको हम कहते हैं कि एक्यूट एंडोथर्माइटिस हो गया। या जो कम कॉम्प्लिकेशन है, बाल का स्ट्राइएशन होती है, थोड़ा सा कार्निया हेजी होता है, कार्नियल एडिमा होता है, हम दवाई देते हैं, ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर उसका न्यूक्लियस नीचे गिरा है थोड़ा या ज़्यादा, वो तो एक अलहदा चैप्टर हो गया, हमने मरीज़ को बता दिया कि ये आपका हो गया, उसके लिए हमें और तैयारियाँ करनी होती हैं। तो बास का थोड़ा सा वूंड गैप हो जाता है, आँख को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वूंड गैप है, एरस प्रोलैप्स है, या बास का एयर हम एंटीरियर चैम्बर में डाल देते हैं। वो भी पेशेंट कहता है कि जब मैं सोया होता हूँ तो नज़र नहीं आता, इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो सकता है, कार्नियल एडिमा हो सकता है। ये चीज़ें हैं जो एक हफ्ते में होती हैं। इन सब में जो सबसे जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो एंडोथर्माइटिस है, यानी आँख की सोजिश हो जाना। लो जी, हफ्ता हमने देखा है, इन चीज़ों को कवर किया, मरीज़ हैप्पी है, एवरीवन है। उसके बाद आ जाता है कि महीना या 4-5 हफ्ते बाद पेशेंट को, 4-5 हफ्ते बाद ये हो सकता है कि उसका वूंड गैप हो गया है, उसका लेंस टिल्ट हो गया है, उसमें कोई चोट लग गई है, एरस प्रोलैप्स हो गई है, या क्रोनिक एंडोथर्माइटिस हो गई। पहले वो 1 महीना ठीक था, महीने के बाद उसमें फिर सोजिश हो गई, उसको हम कहते हैं क्रोनिक एंडोथर्माइटिस हो गई, आँख की सोजिश हो गई। तो ये 2 चीज़ें हमने बाद में, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ये इस पर हमने नया वीडियो बनानी है। अच्छा, इसके अलावा अगर वो ये भी नहीं हुआ तो अस्टिग्मेटिज्म हो सकती है, यानी किसी एक एंगल में ऐनक लग सकती है, या बाज का सूचर लगे तो सूचर खोलते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, वूंड गैप हो सकता है, या सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा हो सकता है, यानी पर्दे पे पीछे जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर सोजिश हो सकती है, और या पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जो मैंने बताया था कि हमने पोस्टीरियर कैप्सूल रिटेन रखना है, उसको नहीं काटने देना, यानी कट गया तो कॉम्प्लिकेशन है, नहीं काटने देना। वो बास का थिक भी हो जाता है, थिक हो जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट है, इस पे हम नहीं बनाएंगे। यैग से होता है वैसे, यैग कैप्सूल आदमी से। अब बच्चों में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि बच्चों की आँख ज़्यादा डेलिकेट होती है और उनका टिश्यू ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये थी 3 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया की और थिएटर में टेबल पे, उसके बाद अर्ली 1 हफ्ते में या 10 दिन में, और दूसरी जो 1 महीने में या 1.5 महीने में जो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक के लिए कि इन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कैसे करना है, तो ये अमूमन स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट का या उनकी ज़रूरत का टॉपिक ज़्यादा अच्छा बन जाएगा।
थैंक यू सो मच। इससे मतलब कोई भी क्वेरी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है जो मेरे नाम से ही है, डॉक्टर इजाज़ जवेद लक, उस पर आप आएँ, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको सुनें भी। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं पब्लिक अवेयरनेस की, और हमने इसमें अब ऐड कर दिया स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।